नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाराबंकी की, जहां पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव आज बाराबंकी के दौरे पर होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा को नमन करेंगे। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव करने वाले हैं। इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल वर्मा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी के दौरे पर होंगे आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लगातार अखिलेश यादव भी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो आज बाराबंकी पहुंचेंगे, जहां पर स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। चुनावी साल कह सकते हैं आप शुरू हो चुका है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी भी अन्य दलों की तरह अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ उनके चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। हर जिले से अखिलेश यादव की डिमांड है कि वो उनके जिले में आए, वहां पर कार्यक्रम करें। आज बाराबंकी में होंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की एक मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है, तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाराबंकी से भोलानाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भोलानाथ, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है बाराबंकी में अखिलेश का? 12:30 बजे तक अखिलेश यादव के आने की संभावना जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 12:30 बजे तक वो बाराबंकी पहुंच जाएंगे, जहां पर स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जो केंद्रीय इस्पात मंत्री थे उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ये भी कही जा सकती है कि ये मूर्ति अनावरण के बहाने एक सियासी मैदान है जो अपने आप को जाहिर करने की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2022 का ये कहा जा सकता है कि आगाज है ये। जी, कितने देर का कार्यक्रम है और क्या कुछ वहां पर है, क्या किसी और कितने देर तक बाराबंकी में रुकेंगे? क्या सिर्फ जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और मूर्ति का अनावरण है, या फिर इससे इतर भी कोई दूसरे कार्यक्रम है उनके बाराबंकी में? देखिए, बिल्कुल बता दें कि बाराबंकी पहुंचने के बाद वो सबसे पहले बेनी प्रसाद वर्मा जी महाविद्यालय है जहां पर वो जाएंगे और बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब ये मान लिया जाए कि करीब 2 घंटे का कार्यक्रम है, जहां पे अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भोलानाथ आपका इस अपडेट के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पुलिस के स्टेट कैडर के अफसरों में असंतोष की खबर है। स्टेट कैडर के 4 आईजी हटाए गए हैं। रिटायरमेंट के ठीक पहले हटाए जाने पर असंतोष यहां पर स्टेट कैडर में देखने को मिल रहा है। स्टेट कैडर ने इसे अपमानजनक माना है। कुछ ही महीने में ये चारों आईजी स्तर के अधिकारी हैं जो रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट के पहले ही इनको हटा दिया गया। इसको लेकर स्टेट कैडर के जो अधिकारी हैं उनमें नाराजगी की बात कही जा रही है। सुभाष बघेल आईजी झांसी के पद पर थे, जिनको हटा दिया गया है। राजेश पांडे बरेली से हटाए गए हैं। पीयूष श्रीवास्तव मिर्जापुर के आईजी थे, उनको भी हटाया गया है। और श्रीपर्णा गांगुली को नोएडा से हटाया गया। इन सभी को लखनऊ में साइड पोस्टिंग दे दी गई है। 35 साल स्टेट सेवा करके आईजी के पद पर पहुंचे थे। स्टेट कैडर में के ये वरिष्ठतम अफसर हैं। पीपीएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखने का मन बनाया है, जो सोर्सेस के मार्फत हमें जानकारी मिल रही है। और उन्होंने संभवतः जो स्टेट कैडर है उनका ये कहना है कि अपमानजनक तरीके से इनको हटाया गया है, जिसका हम विरोध करेंगे। 35 साल की बेदाग सेवा पर भी असम्मानजनक विदाई क्यों हो रही है? आदित्य द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य, स्टेट कैडर और जो सीधे सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं उनके बीच में
अंतर मन से तो एक झगड़ा अंदर खाने चलता रहता है, लेकिन ये जो एक बड़ी खबर आई है, इसे प्रशासनिक नजरिए से देखें तो इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से एक तरह से हम ये कभी कह सकते हैं कि ये दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है ये सीनियर आईपीएस पर, इससे एक असंतोष का भाव और एक कहीं ना कहीं मतभेद बढ़ गया है और ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। इसको लेकर के पीसीएस एसोसिएशन ने बैठक भी की हुई है और उस बैठक में उन्होंने इस तरह का पत्र भी लिखा है सीएम को, जो बहुत जल्द वो सीएम को भेजेंगे। एक प्रतिनिधि मंडल भी मिलने की कोशिश कर रहा है मुख्यमंत्री से और अपनी सारी बात, अपना पक्ष रखना चाह रहा है कि आखिरकार जब उनके जीवन के कार्यकाल उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया और उसमें कहीं पर भी एक दाग नहीं लग पाया, तो उनके साथ ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों? तो सौतेले बर्ताव से काफी संतोष है और उनको वो अभी मान सकते हैं कि इस तरह का उनके साथ बर्ताव आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के एक्शन हुए हैं। तो उससे अब जो उनकी मनोदशा है वो काफी मतलब एक तरह से कह सकते हैं डिप्रेशन में है। जी आदित्य, यहाँ पर एक इश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेट कैडर और सेंट्रल सर्विसेज के बीच में जो एक अंदर खाने मतभेद चलता है, इससे एक डर बनता है कि वो एक बार फिर से उभर कर सामने आ जाएगा अगर ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए, इसको अगर हम समझने वाली भाषा में कहें, अपने जनता को, अपने दर्शकों को हम बताएं समझें, तो एक तरह से रैगिंग का भाव सामने आता है कि डायरेक्ट जो आईपीएस होते हैं वो जो प्रमोटी पीसीएस होकर के जो आईपीएस होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके एक भेदभाव और या उनको ये समझना नहीं, ये उतने काबिल नहीं है। ये जो एक मनोदशा रहती है सीनियर आईपीएस की, और जो प्रमोट होकर के आते हैं और वो इससे संघर्ष करके आते हैं, उनको कार्य के बिहाफ पर ही पदोन्नति दी जाती है। ये बात भी समझनी चाहिए, शायद ये बात समझ नहीं पा रहे हैं और उसी का रिजल्ट है कि ये 4 जो वरिष्ठ आईपीएस थे उनको साइडलाइन किया गया। और अफसोस की बात ये है कि रिटायरमेंट के ठीक पहले कुछ महीने ही बचे हैं। लेकिन तो हाँ आदित्य, यहाँ पर ये भी एक नोटल बात है कि अगर कोई पीसीएस यूपी पीसीएस क्लियर करने के बाद अधिकारी बने होंगे और जीवन में मान के चलिए 32 से 35 साल के उन्होंने नौकरी कर ली है और आईजी स्तर के अधिकारी तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब उनका जो सेवा काल होगा वो बेहतर होगा, तभी वो आईजी स्तर तक पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस बात का अगर रिकॉर्ड खंगाल के देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो तमाम ऐसे डीजीपी तक पहुंचे हैं। तो डीजीपी तक अगर कोई प्रमोट होकर के पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब यह है ना कि वो डिजर्व करता है डीजीपी पद को, वो डिजर्व करते हैं आईजी पद को। तो आईजी रैंक के शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद, शीर्ष जिम्मेदारियां निभाने के बाद अगर इस तरह का बर्ताव होता है, तो वो बड़ा दुखद और अफसोसजनक होता है, आप ये मान लीजिए। और ये जो निर्णय हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सूझबूझ और परिपक्वतापूर्ण निर्णय है। इसमें निर्णय में बहुत जल्दबाजी में दिया हुआ निर्णय समझ में आ रहा है और इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। वो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं मनोबल कम करने वाले होंगे। तो जो इस तरह से पीपीएस एसोसिएशन है वो काफी हतोत्साहित है। और एक छोटा सा सवाल आदित्य, छोटा सा सवाल आपसे, एक बात जो ये आ रही कि ये लोग सीएम से मिलना चाहते हैं, चिट्ठी वगैरह लिखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो हमें हमारे सोर्सेस के मार्फत मिल रही है, उसमें पीसीएस एसोसिएशन का ये कहना है कि भाई हम 30-35 साल नौकरी करते हैं, तो हम डिजर्व करते हैं कि हमें एक सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए। ऐसा विदाई तो कोई नहीं चाहेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जब वो 12 से 14 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, दंगा होता है, फसाद होता है, तो जमीन में जाने का काम करते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, उन्हें सरकार का पक्ष समझाकर किसी तरह से मुख्य धारा में वापस लाते हैं, तो वो अपनी जान से भी जूझते हैं। कई बार तो तिरंगे में लपेट कर आते हैं, यानी कि उनका जो मूवमेंट होता है उन्हें नहीं मालूम होता है कि वो घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस तरह के डिवोशन के बाद अगर पीपीएस एसोसिएशन का इस अंदाज में प्रोत्साहित किया जाना, उनको नजरअंदाज किया जाना, कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य। जी आदित्य, अब ये पुनरावृत्ति रुकनी चाहिए। अब इस तरह के निर्णय, चलिए एक बिल्कुल एक चिंताजनक बात है और ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं होनी चाहिए और संभवतः शासन इस पर जरूर हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। चलिए बढ़ते आगे। अब से थोड़ी देर के बाद महाराजगंज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज के चौक नगर पंचायत का मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना है। महंत अवैधनाथ डिग्री कॉलेज के खेल के मैदान में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहां पर मुख्यमंत्री
कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही महाराजगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करना है। कुल मिलाकर 280 करोड़ के आसपास की कुल 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना है। और जो जानकारी है 12:20, सवा 12:20 के बीच उनको महाराजगंज पहुंचना है और दोपहर को तकरीबन 1 घंटे के बाद, यानी 1 घंटे वो महाराजगंज में रहेंगे और दोपहर 1:20 के बाद महाराजगंज से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जिले में हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभिमुक्त पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमुक्त, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है? कितने देर में सीएम साहब पहुंचेंगे महाराजगंज? जी बिल्कुल बता दें, अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज पहुंचने वाले हैं। 10 मिनट के अंदर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है महाराजगंज पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले वो मंच पर पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 280 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसको लेके जो है पूरी तरीके से प्रशासन जो है इस वक्त वहां पर मंच पर कौन कौन मौजूद है? मंच पे जिले के विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जो है तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जनप्रतिनिधियों में काफी हर्षोल्लास देखने को मिला है। चलिए अभिमुक्त, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिएगा, आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। लखनऊ में उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने कुलपतियों को तैयार करने के लिए इसका गठन किया है। कुलपतियों को ट्रेन करने के लिए राज्य सरकार की कोशिश हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने एक पत्र जारी किया है। तो कुलपतियों को ट्रेन करने के लिए राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने पूर्ण पारदर्शिता अपनाते हुए विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को आगे आने का अवसर प्रदान किया। जो विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार ने उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है और कोशिश यही है कि कुलपतियों को ट्रेन करने के लिए राज्य सरकार की कोशिश है। इसके लिए जो कुलपति हैं उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से ये कोशिश की गई है। राज्य सरकार ने कुलपतियों को तैयार करने के लिए इस आयोग का गठन किया है और कुलपतियों को ट्रेंड करने के लिए राज्य सरकार की ये कोशिश है। आदित्य द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। आदित्य, इस टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या होगा और उसका फायदा क्या होगा? देखिए, ये अपने आप में एक बेहद अनूठा प्रयोग है जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इसके लिए सर्वे सर्वा बनाया गया है। लखनऊ के जो कुलपति हैं आलोक कुमार जी को, उनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है। उसके बाद इन्होंने सभी जो विश्वविद्यालय के वीसी हैं, उनको वाइस चांसलर हैं, उनको पत्र लिखा हुआ है। और इसके बाद जब सभी वीसी एक साथ बैठेंगे, वाइस चांसलर एक साथ बैठेंगे यूनिवर्सिटीज के, तो तय बात है कि आपस में जो बेहतर होगा, जो हमारी एक शिक्षा प्रणाली है उसको व्यावसायिक रूप देना बहुत जरूरी है। एक रूटीन में, एक ढर्रे में जो पढ़ाई चलती थी आ रही थी, अब शायद उसका दौर कहीं ना कहीं सिकुड़ता नजर आ रहा है। हर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन चाहता है, गार्जियन भी हो और बच्चे भी, ताकि बच्चे पढ़ने के बाद रोजगार करें,
अपना खुद का नौकरी करें या अपने खुद के कारोबार में 4 लोगों को रोजगार दें। तो शायद ये उस दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है सरकार के द्वारा, जिसकी शुरुआत अब होने जा रही है। जी। और ये एक प्रयोग ऐसा है आदित्य जो संभवतः अगर सफल हो जाएगा तो भविष्य के लिए और दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इससे क्या होगा कि जो प्रोफेसर्स हैं, जो नए लेक्चरर्स आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, वो भी अब बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। तो इसमें जो एक कोशिश की जा रही है वो ये कोशिश है कि जो भी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हों वो काफी परफेक्ट हो, काफी यूथ हो और ढर्रे से हटकर एजुकेशन देने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर आगरा से है। शराब माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। आगरा में सीओ और आबकारी विभाग ने शराब माफिया पर शिकंजा कसा है। अछनेरा के गांव साथा और मंगुरा में कच्ची शराब माफिया पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान इस टीम ने हजारों लीटर की अवैध शराब को बरामद किया है और कच्ची शराब को नष्ट भी किया है। 400 लीटर कच्ची शराब और 2000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। एक नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। होली के त्यौहार से पहले और पंचायत चुनाव के बीच ये बड़ी कार्रवाई सीईओ और आबकारी विभाग की टीम ने आगरा में किया है। हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया है। गांव साथा और मंगुरा में ये कार्रवाई हुई है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल में शराब के अवैध व्यापार और निर्माण काफ़ी मात्रा में शुरू हो गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी छापेमारी शुरू की है। आज अछनेरा थाना क्षेत्र में आबकारी टीम के साथ अछनेरा थाना पुलिस ने मेरे नेतृत्व में छापेमारी की, जिसमें साथा गांव, मंगोरा गांव और इन गांवों में हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में कच्ची शराब, अवैध भट्टियाँ और मिली। और साथ ही इसमें कच्ची शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया है हमने और उसकी गाड़ी भी बरामद की है। तो ये भी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। कितने लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया? इसमें 2 लोग अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं और 300 से 400 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और 2000 लहन नष्ट किया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रकांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से। चंद्रकांत, आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रही है ताकि अवैध शराब के कारोबारियों पर अंकुश लगाया जाए? जी, आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव और जो त्योहारी जो सीजन है उसके चलते लगातार जो अवैध शराब होती है, कच्ची शराब होती है, उसकी मांग भी बढ़ती है। वहीं शराब माफिया भी उसको लगातार उसका उत्पादन कर रहे थे। तो इसी को लेकर जो क्षेत्राधिकारी महेश कुमार हैं उनके द्वारा लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है जो अवैध जो शराब माफिया है पर उनको नकेल करने के लिए, और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई अवैध शराब माफिया पर देखने को मिल रही है। इसी के चलते आज एक बार फिर जो क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में साथा और जो मंगुरा जो गांव है वहां पे छापेमारी की गई। तो उसमें लगभग 2000 लीटर लहन है उसको नष्ट किया गया है और लगभग 400 से 500 लीटर जो शराब, कच्ची शराब थी उसको जब्त करके नष्ट किया गया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत शुक्ला आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर स्वास्थ्य महकमे में ई टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। सीतापुर स्वास्थ्य महकमे टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। बड़ी खबर, स्वास्थ्य महकमे में ई टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। अपने चहेतों को यहां पर टेंडर देने का काम चल रहा था। अखबार और इंटरनेट पर अलग अलग प्रकाशन करवाए गए। अखबार में 22 मार्च की तारीख टेंडर की बताई गई है और 27 मार्च को टेंडर खुलने की तारीख बताई गई है। ई टेंडर की वेबसाइट की अगर बात करें तो यहां पर 20 मार्च को टेंडर मिलने और 25 मार्च को टेंडर खुलने की तारीख बताई गई है। वेबसाइट पर बैंक का नाम नहीं दिया गया है। वेबसाइट में सिर्फ अकाउंट का नंबर डाला गया है। लोगों को अब गुमराह करने की यहां साजिश चल रही है। सीएमओ ऑफिस अपने चहेतों को टेंडर देना चाहता है। तो ये वो टेंडर है। देखिए, यहां पर आरोप ये लग रहा है कि अपने चहेतों को टेंडर देने के लिए ये पूरा खेल चल रहा है। और ये खेल किस तरीके से चल रहा है ये भी आपको बताते हैं। अखबार में जो विज्ञप्ति निकाली गई है
जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें टेंडर डालने की अंतिम तारीख और टेंडर खुलने की तारीख और ई टेंडर में जो स्थिति बताई, ये बिल्कुल अलग अलग है। हिमांशु पुरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं जो इस पूरे प्रकरण के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हिमांशु, ये तो पहली नजर में ही एक बड़ा घपला लग रहा है कि दो जगह पर आपने विज्ञापन निकाला और दोनों जगहों पर तारीखें अलग अलग हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि सीएमओ ऑफिस की तरफ से एक अखबार में छपवाया जाता है जिसमें टेंडर की तारीख को 22 तारीख से स्टार्ट करके उसको 27 तारीख बताया जाता है कि अंतिम तारीख 27 इसमें आवेदन मांगा जाता है। हैरान करने वाली बात तो तब होती है जब टेंडर जब छपता है उसमें किसी भी बैंक का नाम नहीं होता है कि ये टेंडर डालने वाला कहाँ पे उसका फंड जमा करेगा, किस बैंक के किस अकाउंट में जमा करेगा। तो कुल मिला के सारा लबोलबाद निकल के सामने आता है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें स्वास्थ्य महकमे के वो तमाम बाबू शामिल है जो अपनी फर्म को चाहते ठेकेदारों को टेंडर दिलाना चाहते थे। अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि वो सीएमओ के बिना हस्ताक्षर के कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये था कि ये आखिर ये प्रकाशन हुआ तो हुआ कैसे। वही जब न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को चलाया, इस खबर पे सीएमओ से बात करी तो उन्होंने जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि टेंडर की तारीख को अगली 31 तारीख यानी कि 31 मार्च तक बढ़ा दिया और अपनी गलती स्वीकारते हुए उसमें संशोधन का एक विज्ञापन भी टेंडर पर डाल दिया। जी, अब आगे इस प्रकरण पर क्या हो रहा है हिमांशु? देखिए, अधिकारी इस मामले में पूछताछ करने में लगे हैं। स्वास्थ्य महकमा अपने आप को बचाने के लिए 31 मार्च तक इसको एक्सटेंड कर चुका है, लेकिन जो कागजों पे एक बार हेराफेरी हो चुकी है तो एक बार गड़बड़ हो चुकी है। टेंडर में कुछ हुआ, अखबार में कुछ हुआ, तो अब ये ई टेंडर में कुछ हुआ, अखबार में कुछ हुआ, तो अब उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये कि अब ये चीज प्रकाश में आने के बाद क्या ऐसे और भी पहले भी टेंडर होते रहे हैं? चहेती फर्मों को, चहेते ठेकेदारों को इन्वॉल्व करने के लिए, उनको काम दिलाने के लिए तरीके का घोटाला सीतापुर स्वास्थ्य महकमा करता रहा है, क्योंकि इससे पूर्व सीएमओ आलोक वर्मा पे भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। ये मधु गरोला अभी नई सीएमओ सीतापुर आई है और इनके आने के महज 2 महीने के अंदर ये एक बड़ा मामला सामने आने के। बिल्कुल हिमांशु, ये प्रथम दृष्टया जब किसी मामले को आप देखते हैं तो वहीं पर पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या आशंका हो सकती है। तो यहाँ पर देखने से लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी